हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। फेडरल सिस्टम एक फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसे संघीय प्रणाली कहते हैं हम। अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस बेसिक जो इनकी फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो फेडरल सिस्टम है क्या? तो सबसे पहले the political scientists have classified government into unitary and federal on the basis of nature of relations between the national government and regional government। यानी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सरकार को दो टाइप में डिवाइड किया गवर्नमेंट को, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी यानी कि एकात्मक और फेडरल यानी कि संघीय। इन्हें किस बेसिस में, गवर्नमेंट को किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया है? तो इट इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। जो राष्ट्रीय सरकार है नेशनल गवर्नमेंट और क्षेत्रीय सरकार है रीजनल गवर्नमेंट, इनके बीच में संबंध कैसे हैं? तो उस जो संबंध का नेचर है यानी कि संबंधों की जो प्रकृति है उसके आधार पर डिवाइड किया है। किसने डिवाइड किया है? तो राजनीतिक वैज्ञानिक ने डिवाइड किया है। किसे? गवर्नमेंट को। सरकार कितनी तरह की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड in the national government and the regional governments if it all exist derive their authority from the national government। यानी कि अब हम देखेंगे एकात्मक सरकार क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। तो एकात्मक सरकार में होता क्या है, इसमें राष्ट्रीय सरकार के पास मैक्सिमम पावर्स होते हैं और क्षेत्रीय सरकार के पास उतने पावर्स नहीं होते। वो बेसिकली जो राष्ट्रीय सरकार है उसके ही अंडर काम करती है, उसके अधीन काम करती है। एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, ठीक है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं। नेक्स्ट है फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है अब हम समझेंगे। अ फेडरल गवर्नमेंट इज़ वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट and regional government by the constitution itself and both operate in their respective jurisdictions independently। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है? संघीय सरकार। संघीय सरकार में क्या होता है? संघीय सरकार में जो राष्ट्रीय सरकार है नेशनल गवर्नमेंट है और क्षेत्रीय सरकार रीजनल गवर्नमेंट, दोनों के बीच पावर्स का एक डिवीजन होता है, विभाजन होता है। और जिसमें संघीय सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता, उसमें विकेंद्रीकरण होता है। अलग अलग पावर्स अलग अलग नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के अंदर डिवाइड होते हैं। अपने अपने फंक्शंस को वो इंडिपेंडेंटली अपने पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है वो किस किस कंट्रीज़ के पास है। तो यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्रीज़ के पास है? एकात्मिक सरकार कहाँ पे काम कर रही है? तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, 9 कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ काम करता है। तो ये 7 कंट्रीज़ के यहाँ पे नाम हैं, यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया। इन सारी कंट्रीज़ में फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट काम करता है। नेक्स्ट है इनके अलग अलग नाम। तो इन अ फेडरल मॉडल द नेशनल गवर्नमेंट इज़ नोन एज फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, एंड रीजनल गवर्नमेंट इज़ नोन एज स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फेडरल मॉडल जो है, संघीय जो सरकार है वो, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार। केंद्र सरकार क्या होता है? तो संघीय सरकार को केंद्र सरकार के रूप में बोला जाता है
और जो कि देश के लिए नीतियों और कानूनों को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार क्यों बोला जाता है, तो उसे संघीय सरकार को संघ सरकार के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि वो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच संबंधों को जोड़ के रखते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, उनका दो नाम और है, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जो राज्य के लिए नीतियों और कानूनों को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि प्रांतीय सरकार। प्रांतीय सरकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो राज्य के विभिन्न ज़िलों और क्षेत्रों के बीच संबंधों को अच्छा करने के लिए जिम्मेदार होता है, संबंधों को जोड़ के रखने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है फेडरेशन का मतलब। द टर्म फेडरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फिडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। जो फेडरेशन का मतलब क्या है, तो जो ये संघ है, संघ एक लैटिन शब्द है फिडस, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है संधि या समझौता। संधि मतलब ट्रीटी, समझौता मतलब एग्रीमेंट। Thus a federation is a new state political system which is formed through a treaty or an agreement between the various units। यानी कि जो एक संघ है वह एक नई राज्य राजनीतिक प्रणाली है जो विभिन्न इकाइयों के बीच एक संधि या समझौते के माध्यम से बनाई जाती है। जो फेडरेशन है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे यूनिट्स के बीच में एग्रीमेंट से ये बनता है। नेक्स्ट है द यूनिट्स ऑफ फेडरेशन आर नोन बाय वेरियस नेम्स like states in US, cantons in Switzerland, provinces in Canada, republics in Russia। जो संघ है, फेडरेशन है, उसकी इकाइयों को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे। जैसे कि अमेरिका में, यूएस में, संयुक्त राज्य में इसे हम नॉर्मल स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। स्विट्ज़रलैंड में इसे कैंटॉन्स बोलते हैं। कनाडा में इसे प्रोविंसेस बोलते हैं यानी कि प्रांत बोलते हैं। रिपब्लिक में इसे रशिया में इसे रिपब्लिक्स बोलते हैं, रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। अब फेडरेशन बनता कैसे है, संघ का गठन किया कैसे जाता है, तो ये मोस्टली दो तरीके से किया जाता है, इंटीग्रेशन या फिर डिसइंटीग्रेशन, या तो तोड़ के या तो जोड़ के। A federation can be formed in two ways, that is by the way of integration or by way of disintegration। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण जोड़ के, और डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन तोड़ के। तो इन फर्स्ट केस अ नंबर ऑफ militarily weak or economically backward states independent come together to form a big and strong union, for example US। अब एकीकरण क्या है, एकीकरण के माध्यम से जो फेडरेशन है, संघ का गठन जो होता है वो तब होता है जब दो या फिर उससे ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, स्वतंत्र राज्य हैं, वो अपना इंडिपेंडेंस त्याग के एक नए फेडरेशन में शामिल होते हैं, एक नए संघ में शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया में जो अलग अलग राज्य हैं वो अपनी शक्तियों और अधिकारों को एक केंद्रीय सरकार में स्थानांतरित करते हैं और एक यूनिटी बनाते हैं, एक एकल राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है यूएस। अब देखते हैं दूसरा डिसइंटीग्रेशन, वो कैसे होता है। इन द सेकेंड केस अ बिग यूनिटरी गवर्नमेंट इज कन्वर्टेड टू फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कनाडा। यानी विघटन के माध्यम से भी संघ का गठन होता है। ये तब होता है जब एक बड़े देश या साम्राज्य का
डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, और उसके विभिन्न हिस्से स्वतंत्र राज्यों के रूप में निकलते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, उनके बीच में एक संघ बनाया जाता है जिसमें वे अपनी सारे पावर्स और अधिकार, अपने जो पावर्स हैं और जो उनका अधिकार है, उसे एक केंद्रीय सरकार में स्थानांतरित करते हैं और वही एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं, एक यूनिटी की तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट है, द यूएस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड. It was formed in 1787 following the American Revolution 1775 to 1783. It comprises 50 states, originally 13 states, and is taken as the model of federation. तो इसमें देखेंगे हम कि एग्जाम्पल है, तो जो सबसे पहला जो यूएस है वो वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है, सबसे पहला और सबसे पुराना संघ है। ये बना कब था? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1787, 1787 में बना था वो, और ये बना था अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ है? अमेरिकन रिवॉल्यूशन यहाँ पे देखिए 1775 to 1783, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन का टाइम था। इसके बाद यूएस एक फेडरेशन के फॉर्म में आया है जो कि सबसे पहला और सबसे पुराना है। इट कंप्राइजेस ऑफ 50 स्टेट्स, ओरिजिनली 13 स्टेट्स, एंड इज टेकन एज अ मॉडल ऑफ फेडरेशन। ये लगभग 50 राज्यों के साथ मिलकर बना है, जिसमें कि मूल रूप से 13 राज्य थे, और ये एक काफ़ी आदर्श मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कैनेडियन फेडरेशन. The Canadian Federation comprising 10 provinces, originally 4 provinces, is also quite old, formed in 1867. अब जो कनाडा का संघ है वो उसमें 10 प्रोविंस शामिल हैं, 10 प्रांत शामिल हैं। मूल रूप से तो 4 ही शामिल है, वो भी काफ़ी पुराना है। इसका गठन हुआ था 1867 में। ये जो संघ है, ये फेडरेशन कहाँ पे है? तो ये साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि फेडरल सिस्टम अडॉप्ट क्यों करते हैं। तो शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. The framers adopted the federal system due to 2 main reasons: the large size country, its socio-cultural diversity. यानी कि जो भारत का संविधान है वह एक संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। अब क्यों फेडरल सिस्टम अपनाया गया? तो जो निर्माता थे, सारे फ्रेमर्स जो थे संविधान के, वो मेनली 2 कारण से संघीय प्रणाली को अपनाए थे। तो वो 2 कारण क्या था? पहला था देश का विशाल आकार, लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। दूसरा कारण है सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। तो ये 2 रीज़न था जिसके वजह से हमें फेडरल सिस्टम अपनाना पड़ा था। तो नेक्स्ट है, दे रियलाइज्ड दैट द फेडरल सिस्टम not only ensures the efficient governance of the country but also reconciles national unity with regional autonomy. जो सारे फ्रेमर्स थे उनको महसूस हुआ कि जो संघीय प्रणाली है वह न केवल देश के कुशल शासन को सुनिश्चित करता है, न कि सिर्फ यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है, नेशनल यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और आपस में जो रीजनल सामंजस्य है, हार्मनी भी बना के रखता है वो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंस्टीड ऑफ दिस, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
वहाँ पे संघ शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बजाय संविधान के जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। और अनुच्छेद 1 में इसके बारे में दिया गया है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बिन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट्स टू इंडिकेट टू थिंग्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना ज़्यादा प्रेफर करते थे। और ये दो चीज़ों को दर्शाता है। तो वो क्या दर्शाता है? द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। तो हमारा जो भारत है वह एक अक्षय और अविभाज्य राज्य है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो ज़्यादा सही है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि भारत किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। बहुत सारे स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट से भारत नहीं बना है। वो कहाँ पे बना है? वो अमेरिकन फेडरेशन में बना है। दूसरा कारण क्या है? The states have no right to secede from the federation. The federation is union because it is indestructible. तो भारत में जो राज्य हैं, भारत में राज्यों का विलय की स्वतंत्रता नहीं है। स्टेट्स के पास राइट नहीं है कि वो अपना वापस ले लें, अपना स्वतंत्रता वापस ले लें कि नहीं अब हमें आपके संघ में शामिल नहीं होना है। ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे हम। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। यानी कि जो भारतीय संघीय प्रणाली है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, न कि अमेरिका के मॉडल पे। तो कुछ हम देख लेते हैं कि कनाडा के मॉडल का क्या इम्पोर्टेंस है और अमेरिका के मॉडल का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर देखें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है दोनों मॉडल में। तो कनाडा में देखें तो कनाडा के मॉडल में केंद्र सरकार को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, जो कि भारतीय संविधान में भी है। लेकिन जो अमेरिका के मॉडल हैं उसमें केंद्र सरकार का जो पावर है वो काफ़ी लिमिटेड है और जो राज्य है उसे ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। और डिफरेंस ये है कि राज्यों के पास, स्टेट्स के पास कितना इंडिपेंडेंस है। तो जो कनाडा का मॉडल है वहाँ पे स्टेट्स को इंडिपेंडेंस दिया गया है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो सर्वोच्च है। लेकिन यही अगर हम अमेरिकी मॉडल में देखें तो केंद्र सरकार के पास पावर्स काफ़ी लिमिटेड हैं और स्टेट्स के पास पावर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टैब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो कनाडा का मॉडल है वो अमेरिका के मॉडल से काफ़ी अलग है, क्योंकि यह एक काफ़ी मजबूत केंद्र स्थापित करता है। कनाडा का संविधान जो है उसमें केंद्र सरकार को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है, जो इस देश के मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है उसे। नेक्स्ट है द इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन इन वेरियस वेज। तो जो हमारा भारतीय संघ है वो कनाडा के संघ से काफ़ी मिलता जुलता है, बहुत सारे तरीके से मिलता जुलता है। तो पहला क्या है? इन इट्स फॉर्मेशन, गठन के हिसाब से मिलता जुलता है। तो जो भारतीय संघ है
और जो कनाडा का संघ है, दोनों ही विघटन के विरोध में बनाया गया है। दोनों देशों में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए संघीय प्रणाली को अपनाया गया था, यानी कि बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट है, इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन द कैनेडियन फेडरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन। तो संघ, फेडरेशन के बजाय यूनियन वर्ड का यूज़ करना। तो जो कनाडा का संघ है वो भी यूनियन वर्ड यूज़ करता है और हमारा देश भी यही करता है। तो यहाँ वीडियो एंड होता है।